इंडिया ने अभी अभी एक ऐसा स्टेप लिया है जो ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका को डायरेक्ट इम्पैक्ट करेगा। जी हां, आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे डेटा और फैक्ट्स के जरिए ये समझेंगे कि कैसे भारत की नीतियां और यहां का टैलेंट आज दुनिया के दो सबसे बड़े देशों के सिस्टम को पूरी तरह से हिला रहा है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस महान व्यापार और प्रवासन की वास्तविकता को गहराई से समझते हैं। जरा सोचिए, विदेशी धरती पर एक ऐसा रिकॉर्ड टूट गया है जो पूरे 200 साल पुराना था। 2 सदियों से चला आ रहा ये डेमोग्राफिक दबदबा सिर्फ एक आंकड़ा नहीं था, बल्कि ये ग्लोबल इकोनॉमी और शक्ति संतुलन का एक बहुत बड़ा प्रतीक था। इतने लंबे समय तक लेबर मार्केट और वेल्थ क्रिएशन पर जो एक तरफा कंट्रोल था ना, वो पूरी तरह से बदल चुका है। और देखिए, ये कोई रातों रात होने वाला चमत्कार नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक शिफ्ट काम कर रहा है, जिसने अरबों डॉलर के रेमिटेंस और टैक्स स्ट्रक्चर की दिशा को हमेशा के लिए मोड़कर रख दिया है। अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स का बिल्कुल ताज़ा डेटा सामने आया है, जो एक नए ह्यूमन कैपिटल शिफ्ट यानी मानव पूंजी के बदलाव की ओर साफ साफ इशारा कर रहा है। ये डेटा असल में विदेशी मूल के उन प्रवासियों के बारे में है जो अब ऑस्ट्रेलिया में जाकर बस रहे हैं। अगर हम इसे एक बिजनेस के नजरिए से देखें तो ये सिर्फ लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाना बिल्कुल नहीं है। ये असल में जीडीपी पोटेंशियल, टैक्स रेवेन्यू और इनोवेशन क्षमता का एक देश से दूसरे देश में सीधा ट्रांसफर होना है। ग्लोबल टैलेंट का ये फ्लो इंटरनेशनल ट्रेड की नींव को पूरी तरह से रीडिफाइन कर रहा है। 2025 के ऑफिशियल आंकड़ों पर अगर गौर किया जाए तो एक ऐसी तस्वीर सामने आती है जिसकी शायद ही किसी ने कल्पना की थी। भारत में जन्मे प्रवासियों की संख्या अब 9,71,000 तक पहुंच गई है, जबकि इंग्लैंड में जन्मे प्रवासियों की संख्या 9,70,950 रह गई है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि भारतीय मूल के लोगों ने आधिकारिक तौर पर अंग्रेजों को पीछे छोड़ दिया है और अब वे ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा प्रवासी समूह बन गए हैं। आर्थिक नजरिए से सोचें तो ये एक बहुत बड़ा उपभोक्ता वर्ग है जो रियल एस्टेट से लेकर रिटेल सेक्टर तक एक विदेशी अर्थव्यवस्था में भारी निवेश कर रहा है। इस बदलाव की स्पीड अपने आप में एक बहुत शानदार बिजनेस केस स्टडी है। 2015 में ऑस्ट्रेलिया में भारतीय प्रवासियों की संख्या सिर्फ 4,50,000 थी और अब 2025 में ये आंकड़ा 9,71,000 हो गया है। यानी सिर्फ एक ही दशक में भारतीय प्रवासी आबादी दोगुनी से भी ज्यादा हो गई है। 10 साल के अंदर 5 लाख से ज्यादा नए हाई स्किल्ड प्रोफेशनल्स विदेशी अर्थव्यवस्था का हिस्सा बने हैं। इसका सीधा मतलब है अरबों डॉलर का नया कंज्यूमर स्पेंडिंग, विशाल इनकम टैक्स कंट्रीब्यूशन और साथ ही भारत वापस भेजा जाने वाला भारी भरकम रेमिटेंस। ऑस्ट्रेलिया में टॉप 5 प्रवासी समूहों का क्रम अब पूरी तरह से पलट चुका है। पहले नंबर पर अब भारत है, उसके बाद इंग्लैंड, फिर चीन, न्यूजीलैंड और 5वें नंबर पर फिलीपींस का नाम आता है। ये सीक्वेंस बहुत ही स्पष्ट रूप से स्थापित करता है कि भारत अब मानव पूंजी यानी ह्यूमन कैपिटल के एक्सपोर्ट में दुनिया का निर्विवाद लीडर बन चुका है। ये टैलेंट एक्सपोर्ट भारत की अपनी अर्थव्यवस्था के लिए भी एक बहुत बड़ा इंजन साबित हो रहा है, जो हर साल हमारे विदेशी मुद्रा भंडार में भारी इजाफा करता है। आगे जो होने वाला है वो इंडिया के लिए डेंजरस हो सकता है, क्योंकि एक तरफ जहां भारत का टैलेंट दुनिया के लेबर मार्केट पर छा रहा है, वहीं दूसरी तरफ इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसीज के मोर्चे पर एक बहुत बड़ा और विनाशकारी तूफान खड़ा हो रहा है। तो चलिए अब आते हैं प्राथमिकता निगरानी सूची यानी प्रायोरिटी वॉच लिस्ट पर। यह अमेरिका का एक बहुत ही सख्त कदम है जिसे समझना बेहद जरूरी है। दरअसल अमेरिका के यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव यानी यूएसटीआर ऑफिस ने अपनी 301 रिपोर्ट के तहत एक प्रायोरिटी वॉच लिस्ट जारी की है। भारत के साथ साथ इस लिस्ट में चीन, रूस, इंडोनेशिया, चिली और वेनेजुएला जैसे देश शामिल हैं। कूटनीतिक और आर्थिक दुनिया में इसे एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग माना जाता है। इस जियोपॉलिटिकल ग्रुप में भारत का शामिल होना यह साफ कर देता है कि अमेरिका व्यापारिक सुरक्षा के इस मुद्दे को कितनी गंभीरता से ले रहा है। यह एक सीधा कूटनीतिक दबाव है जिसके अरबों डॉलर के आर्थिक परिणाम हो सकते हैं। अब सवाल यह है कि अमेरिका की इस सख्ती का असली आधार क्या है? इसका आधार है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी आईपी अधिकारों की सुरक्षा। अमेरिका का स्पष्ट दावा है कि इन 4 मुख्य क्षेत्रों में पेटेंट, सॉफ्टवेयर, फिल्में और दवाइयां भारत में उनके व्यावसायिक हितों को कानूनी सुरक्षा नहीं मिल पा रही है। कॉर्पोरेट नजरिए से देखा जाए तो पायरेसी और पेटेंट उल्लंघन के कारण अमेरिकी कंपनियों को हर साल अरबों डॉलर के रेवेन्यू का भारी नुकसान उठाना पड़ता है। हालांकि सॉफ्टवेयर और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन व्यापारिक टकराव की असली वजह कहीं अधिक गहरी है।
इंटरनेशनल ट्रेड का ये पूरा टकराव असल में मल्टी बिलियन डॉलर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के ही इर्द गिर्द घूम रहा है। यही वो असली इकोनॉमिक बैटल ग्राउंड है जहां अमेरिकी कंपनियों के मुनाफे और भारत की स्वास्थ्य नीतियां एक दूसरे से सीधे टकरा रही हैं। हम सब जानते हैं कि दुनिया का फार्मा मार्केट खरबों डॉलर का है और दवाइयों के पेटेंट पर कंट्रोल ही वो मास्टर की है जो ये तय करती है कि ये सारा पैसा आखिर किस देश की कंपनियों के खजाने में जाएगा। इस भारी आर्थिक टकराव को गहराई से समझने के लिए हमें दो अलग-अलग बिजनेस मॉडल्स को समझना होगा। पहला है एवरग्रीनिंग। ये अमेरिकी फार्मा कंपनियों का एक स्थापित और बेहद प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल है। इसमें होता क्या है कि जब भी किसी महंगी दवा का पेटेंट खत्म होने वाला होता है तो कंपनियां उसमें कुछ बहुत ही मामूली से बदलाव कर देती हैं ताकि उस पेटेंट की म्याद को कानूनी रूप से और आगे बढ़ाया जा सके। इसके जरिए दवा की कीमत बाजार में हमेशा बहुत ज़्यादा बनी रहती है, उनका भारी भरकम मुनाफा बरकरार रहता है और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में किया गया निवेश लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। और इसके बिल्कुल विपरीत काम करता है भारत का बिजनेस मॉडल रिवर्स इंजीनियरिंग। भारतीय फार्मा कंपनियां अमेरिकी पेटेंट के कानूनी रूप से खत्म होने का धैर्यपूर्वक इंतजार करती हैं और जैसे ही पेटेंट एक्सपायर होता है वे उस दवा को वैज्ञानिक रूप से डीकंस्ट्रक्ट करके उसका बिल्कुल वैसा ही लेकिन बेहद सस्ता जेनेरिक वर्जन तैयार कर लेती हैं। फिर इस सस्ती दवा को पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किया जाता है। इससे भारत को शानदार एक्सपोर्ट रेवेन्यू मिलता है और ग्लोबल लेवल पर जीवन रक्षक दवाओं की कीमत नाटकीय रूप से गिर जाती है। अगर हम इसे बड़े नज़रिए से देखें तो ये पूरी बहस दो बिल्कुल अलग प्राथमिकताओं के बीच की है। एक तरफ अमेरिका की ये कॉरपोरेट ज़रूरत है कि वो अपने फार्मास्यूटिकल्स में किए गए अरबों डॉलर के रिसर्च निवेश की सुरक्षा करे और अपने शेयरधारकों को भारी मुनाफा दे। और दूसरी तरफ भारत की नीति और जिम्मेदारी है कि उसे अपने 140 करोड़ नागरिकों को सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं और जीवन रक्षक दवाइयां उपलब्ध करानी हैं। दोनों ही पक्षों के अपने अपने बहुत ही ठोस आर्थिक और सामाजिक तर्क हैं जो इस व्यापारिक विवाद को बेहद पेचीदा बना देते हैं। इस पूरी स्थिति का सबसे ताज़ा और सटीक व्यावसायिक उदाहरण है GLP-1 वेट लॉस ड्रग्स। ये दवाइयां आज के समय में दुनिया भर में एक मल्टी बिलियन डॉलर मार्केट बन चुकी हैं। अमेरिकी फार्मा कंपनियों के लिए ये मुनाफे की एक बहुत बड़ी खान है, लेकिन जैसे ही इन महंगी दवाओं का पेटेंट खत्म होगा, भारतीय कंपनियों का पूरा मैन्युफैक्चरिंग ढांचा इसके सस्ते जेनरिक वर्जन्स बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये सिर्फ दवाओं का निर्माण नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ा वेल्थ ट्रांसफर है। अमेरिकी कॉर्पोरेट मुनाफे का एक बहुत बड़ा हिस्सा सीधे तौर पर ग्लोबल कंज्यूमर्स की भारी बचत और भारतीय कंपनियों के रेवेन्यू में तब्दील होने वाला है। भारत के बेहद सख्त पेटेंट कानून ही आज अमेरिकी कंपनियों की हताशा का सबसे बड़ा कारण बने हुए हैं। भारत में पेटेंट का रजिस्ट्रेशन एक बहुत लंबी और जटिल प्रक्रिया है। इसके बाद एक बेहद सख्त मूल्यांकन होता है और कमर्शियल रूप से सबसे बड़ा झटका यह है कि भारत का कानून एवरग्रीनिंग को बिल्कुल नहीं मानता, यानी दवा में सिर्फ मामूली सा बदलाव करने पर पेटेंट का कोई नया एक्सटेंशन नहीं दिया जाता। जैसे ही पुराना पेटेंट खत्म होता है, जेनेरिक दवा तुरंत लॉन्च कर दी जाती है, जिससे एकाधिकार यानी मोनोपोली पूरी तरह से टूट जाती है। तो चलिए अब इस एक्सप्लेनर के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और समझते हैं कि इस संभावित व्यापार युद्ध के क्या परिणाम हो सकते हैं। फिलहाल अमेरिका ने भारत पर कोई तत्काल आर्थिक जुर्माना नहीं लगाया है, लेकिन उसने एक मॉनिटरिंग टीम को एक्टिव कर दिया है जो भारत की नीतियों पर पैनी नजर रख रही है। ट्रेड डिप्लोमेसी में इसे आर्थिक जवाबी कार्रवाई का पहला ठोस कदम माना जाता है। अगर किसी को लगता है कि ये सिर्फ एक खोखली चेतावनी है, तो साल 2019 का इतिहास देखना बहुत जरूरी है। 2019 में अमेरिका ने बिल्कुल इन्हीं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अधिकारों और प्रायोरिटी वॉच लिस्ट का हवाला देते हुए चीन के खिलाफ भारी भरकम टैरिफ लगा दिए थे। उस एक कदम ने ग्लोबल ट्रेड की सप्लाई चेन को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया था। यहां सबसे बड़ा और क्रिटिकल इकोनॉमिक सवाल यही उठता है, क्या अमेरिकी प्रशासन अब अपने पेटेंट कानूनों और मल्टी बिलियन डॉलर के व्यापारिक हितों को मनवाने के लिए भारत के फार्मा सेक्टर पर सीधे टैरिफ का हथियार इस्तेमाल करेगा? क्या भारत सरकार इस भारी अंतर्राष्ट्रीय दबाव के आगे अपने आईपी कानूनों में बदलाव करेगी या फिर अपने नागरिकों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए एक संभावित ट्रेड वॉर का सीधा सामना करेगी? इस फैसले पर दोनों देशों के अरबों डॉलर दांव पे लगे हैं। लेकिन सबसे खतरनाक बात अभी बाकी है।